गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। नाउन का ये लगभग मुझे लगता है कि 6 या 7वां लेक्चर है और इससे पहले हम लोग ने नाउन के नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, यानी कुछ वर्ड्स जो प्लूरल रहते थे, कुछ वर्ड्स जो सिंगुलर रहते थे, वो सारे जितने भी वर्ड थे हमने एक बार पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में जो आता है वो है आपका नाउन का क्या, तो वो है आपका नाउन का कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने एक वर्ड आता है, उसको हिंदी में बोलते हैं कारण, और आपसे कहा जाए कि कारण को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो आपका आंसर होगा कॉज भी हो सकता है और रीजन भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड अगर किसी एक लंबे से एग्जाम्पल में आपको फिल करके दिए जाएं और उसके बाद में आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कहीं पर अगर कॉज यूज किया गया और बाई चांस वहां पर रीजन आना था, ठीक है, या कहीं पर रीजन यूज किया गया और वहां पर कॉज आना था, तो वहां पर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वही रीजन का प्रयोग किया जाए या फिर कॉज का प्रयोग किया जाए। तो ऐसे ही कुछ हम लोग 20 से 25 कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वर्ड उन्हीं में से आपका होम या फिर हाउस, तो इससे रिलेटेड भी एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे मान लो अगर एग्जाम में कहीं पर हाउस का प्रयोग किया गया और बाई चांस वहां पर होम आना था, या होम का प्रयोग किया गया और वहां पर आना हाउस था, तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा। चलिए उन्हीं में से एक आते हैं नंबर 1 पर। चलिए फर्स्ट वर्ड आपके सामने है और पहला वर्ड क्या है, होम या फिर हाउस। तो ध्यान से देखिएगा, देखो आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड है आपका होम और दूसरा वर्ड क्या है, हाउस। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूजन होता है कि कहां पर होम का प्रयोग किया जाए या फिर कहां पर हाउस का प्रयोग किया जाए। चलिए इसको आज समझ लेते हैं। देखो अगर आपसे कहा जाता है केवल बिल्डिंग, अगर आपसे कहा जाता है केवल बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिएगा आपने अगर कहीं पर जाकर के कोई घर खरीदा, तो इसका मतलब आपने केवल बिल्डिंग को खरीदा या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, बाहरी जो संरचना बनाई गई है, केवल आपने उसको परचेज किया है। अब उसके अंदर मान लीजिए 5 मेंबर रहते हैं या 10 मेंबर रहते हैं, तो वो फिर उस जब फैमिली उसके साथ में ऐड हो जाती है या फिर इमोशंस उसके साथ में ऐड हो जाते हैं, तब वो हाउस किस में कन्वर्ट हो जाता है, होम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई मेरे पास में एक घर है, उस घर में 4 कमरे हैं, तो आप उस घर को हाउस कहेंगे। कब तक हाउस रहेगा, जब तक उसके अंदर कोई फैमिली रहने के लिए ना जाए या जब तक वो एक इमोशन के साथ में अटैच ना हो जाए। ठीक है। तो अगर आपसे केवल कहा जाए स्ट्रक्चर या फिर बिल्डिंग, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका क्या, हाउस। और अगर उसी में आप इमोशन ऐड कर दें या फिर उसमें आप फैमिली ऐड कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग प्लस फैमिली मिलकर के क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका होम। तो देखो जरा, तो अगर केवल बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो हाउस, और अगर इसी बिल्डिंग के साथ में, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी बिल्डिंग के साथ में या फिर स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग क्या ऐड कर दें, फैमिली ऐड कर दें, फैमिली के मेंबर ऐड कर दें, या इसी को हम कहें इमोशन ऐड कर दें, ठीक है, इमोशन ऐड कर दें, तो ऐसे में वर्ड क्या बन जाता है, ऐसे में बन जाता है ये होम। तो कोई एग्जाम्पल एक मैं लिखता हूं, पूछा गया था एसएससी में। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैंने कहा क्वार्टर, क्वार्टर्स आर होम्स या फिर हाउस, हाउसेस, क्वार्टर्स आर होम्स या फिर हाउसेस allotted to us for a definite टाइम, डेफिनेट टाइम, एक ही एग्जाम्पल है। और इसी में मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा माय होम या फिर हाउस टाउन इज हसनपुर, इज हसनपुर। और एक और मैंने इसी में बोला वर्ड नंबर तीसरा, मैंने कहा कि भाई आई बॉट अ न्यू हाउस, आई बॉट अ न्यू हाउस या फिर होम इन दिल्ली, इन दिल्ली। और एक और मैंने आपसे कहा चार, दिस इज माय स्वीट होम
या फिर हाउस। तो आपके सामने यहाँ पर देखिएगा 4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। चारों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। कहीं से भी देख करके अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर जो है केवल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, केवल संरचना की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, तो वहां पर आपको हाउस लगाना है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं फैमिली भी ऐड हो जाए, ठीक है, इमोशंस भी ऐड हो जाए, तो वहां पर आपको लगाना है क्या? होम लगाना है। तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपसे कहा क्वार्टर्स आर होम्स या फिर हाउसेस अलॉटेड टू अस फॉर अ डेफिनेट टाइम। क्वार्टर्स वो घर है जो एक निश्चित समय के लिए हमको दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई सोल्जर है, तो जब तक उसकी जॉब ड्यूरेशन रहेगी, जितने साल वो जॉब करेगा एज अ सोल्जर, तो वहां पर आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा रहने के लिए। तो वैसे ही हमने देखा कि क्वार्टर वो घर है जो हमको रहने के लिए दिए जाते हैं। तो क्या क्वार्टर्स के साथ में वो हमको फैमिली भी दे देती है? नहीं, सरकार हमको केवल क्वार्टर देती है और उस क्वार्टर में हम रह सकते हैं। सरकार मतलब जो सोल्जर है वो रह सकते हैं। तो इसका मतलब वहां से केवल सरकार से हमको हाउस मिलेगा, होम नहीं मिलेगा। ठीक है, होम तो तब बनेगा जब उसमें परिवार रहने के लिए जाएगा। आगे देखिएगा, माई डैश इज माई डैश टाउन इज हसनपुर। ठीक है, तो यहां पर एक, जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा जो घर के पास का शहर है वो ये है, तो एक इमोशन के साथ में बोला जाता है। तो वहां पर अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं? होम टाउन। यहाँ पर आपका होम टाउन यूज होता है। आगे कह रहा है कि आई बोट अ न्यू डैश इन दिल्ली। मैंने दिल्ली में एक नया घर खरीदा। तो आपको सोच के बताइएगा, आपने दिल्ली में क्या खरीदा? फैमिली खरीदी या फिर केवल वो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को खरीदा? तो आप कहेंगे फैमिली नहीं खरीदी जा सकती, केवल और केवल हमने हाउस खरीदा होगा। तो यहाँ पर हाउस का यूज होगा। आगे कह रहे हैं कि दिस इज माई स्वीट। तो ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा प्यारा घर है। तो यहां पर ना इमोशन के साथ में बोला जा रहा है, तो ये होगा आपका होम। दिस इज माई स्वीट होम या फिर आई बोट अ न्यू हाउस इन दिल्ली। इस तरीके से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझने के बाद में उसको कर पाएंगे। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है आपके सामने क्या? तो देखिए अगला वर्ड क्या है आपका? फ्लोर। इसको देखो, पॉइंट नंबर 2 या फिर डिफरेंस नंबर 2। तो वर्ड है आपके सामने फ्लोर या फिर ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। ये एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है। तो आप देखिए जरा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने कहा कि व्हेन आई एंटर्ड व्हेन आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ आई स्नेक आई सॉ आई स्नेक crawling ऑन द ग्राउंड crawling ऑन द ग्राउंड। तो ये एग्जाम्पल मैंने खुद से नहीं बनाया, ये एसएससी का पूछा गया एज इट इज एग्जाम्पल है। मतलब जैसा भी एग्जाम में पूछा गया था सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखिए और आप बताइए कि आपको क्या गलती यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ गलती यहाँ पर आपको दिख रही है? तो आप कहेंगे एक वर्ड जिसमें हम अंतर देखने वाले थे, ग्राउंड और एक क्या है आपका? फ्लोर। एक वर्ड होता है ग्राउंड और एक होता है फ्लोर। हालांकि इनमें ज्यादा अंतर हमें लगता नहीं कि भाई क्या दोनों ही वर्ड, चाहे ग्राउंड बोल दो चाहे फ्लोर बोल दो, पर एग्जाम में अगर इस पर एरर आ सकती है एक बार तो बार बार आ सकती है। तो ये वर्ड भी आपको समझना है। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं फ्लोर क्या होता है, तो अक्सर हम लोग ऐसा मान करके मतलब ये सोच रहे होते हैं कि भाई फ्लोर मतलब फर्श होता है। तो वास्तव में फ्लोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक नेचुरल, जो हमको सतह, जो हमारे पास में एक नेचुरल सतह है, उसके ऊपर अगर हम आर्टिफिशियल कुछ भी बिछा देते हैं, कवर कर देते हैं। जैसे मान लो अगर आपने ग्राउंड पर, जो ग्राउंड है वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल है। जैसे मान लो आपको रेत या फिर जिस तरह की भूमि प्रकृति के द्वारा प्रदान करी गई है उसको हम ग्राउंड कहेंगे। अब उसके बाद हमने उस पर कुछ पट्टियां बिछा दी या उस पर हमने कुछ ईंटियां बिछा दी, कुछ पत्थर बिछा दिए, तो बिछाने के बाद जो आर्टिफिशियल तैयार हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कहेंगे फर्श। फर्श मतलब उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्लोर। तो ऐसे देखो जरा, यहां पर बात की जाए ग्राउंड की, तो ग्राउंड क्या है? ये है आपका ग्राउंड होता है नेचुरल। ग्राउंड क्या होता है? नेचुरल। कि वो तल, नेचुरल तल कह सकते हैं, वो तल, पृथ्वी का कोई वो तल जो हमको मिला है, कैसे? जो हमको नेचुरली मिला है, तो वो कहलाता है आपका ग्राउंड। और अगर हमने अपनी तरफ से उसमें कोई चीजों को एक मान लीजिए अपने फर्श कह सकते हैं उसको, या फिर आपने उस पर कुछ ईंटियां बिछाई हैं, या फिर आपने कोई भी एक तरीके से पट्टी बिछा दी है, कुछ भी बिछा दिया है, पिन्नी बिछा दी है, तो वो आपका फिर नेचुरल नहीं रहा, फिर वो क्या बन गया आपका? आर्टिफिशियल। तो फ्लोर क्या होता है? आर्टिफिशियल। ये होता है आपका आर्टिफिशियल तल, आर्टिफिशियल तल। तो ये ऐसा ही पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, जैसा आपको दिया गया था शिफ्ट में, तो मैंने आपको वैसे ही कॉपी कर दिया। बताएं क्या गलती है? तो आप कहेंगे कि जब आपने कमरे में एंटर किया तो एंटर करने के बाद में आपने पाया कि एक सांप वहां पर जा रहा था, तो आप कहेंगे कि भाई कमरे में अगर सांप था तो इसका मतलब कमरे का जो तल है, कमरे का जो तल है वो आर्टिफिशियल ही होगा। बाई चांस वहां पर आप कुछ फर्श मतलब एक तरीके से ईंटें बिछवा सकते हैं, पत्थर बिछा सकते हैं, या फिर आप वहां पर कोई पिन्नी बिछा सकते हैं, कुछ भी बिछाएं, लेकिन बेसिकली वो क्या होगा आपका? ग्राउंड तो नहीं है, वो क्या होगा वहां पर आपका? फ्लोर। तो यहाँ पर लगा लो आप फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। तो ये एज इट इज पूछा गया क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखो जरा,
अगला है इसके बाद में पॉइंट नंबर 3। चलिए भाई और पॉइंट नंबर 3 में क्या है देखिए, चलिए पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। तो ये हम समझ चुके हैं, ग्राउंड हमने समझा, एग्जाम्पल हमने ले लिया। आगे वर्ड आपका वेदर और क्लाइमेट, इसको समझिएगा। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं पहले। जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला है कि वी शुड अडेप्ट, वी शुड अडेप्ट आवरसेल्फ, वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स टू दिस क्लाइमेट या फिर वेदर, क्लाइमेट या फिर वेदर। और इसी में अगर मैं कहना चाहूं कि टुडे, मैंने कहा टुडे, टुडेज वेदर या फिर क्लाइमेट, टुडेज वेदर या फिर क्लाइमेट इज नॉट कॉल्ड। ठीक है, तो आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। यहां पर आपको डिसाइड करना है कि भाई अगर आपको एग्जाम्पल में कहीं पर फिट करना पड़े कि क्लाइमेट का यूज हो या फिर वेदर का यूज हो, क्योंकि दोनों वर्ड अक्सर हमें देखने में एक जैसे लगते हैं। हालांकि हिंदी आप जानते होंगे, वेदर का मतलब क्या होता है मौसम, और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है जलवायु। तो आपको यहां पर फिट करके बताना है कि भाई क्लाइमेट का यूज होगा या फिर वेदर का यूज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर वो ऐसा मौसम की घटनाएं हैं, ऐसी मौसम की घटनाएं हैं जो दिन ब दिन बदल रही हैं। जैसे मान लीजिए आज की मौसम की घटनाएं कुछ और थी, ठंडा था या फिर गर्म था, और कल की मौसम की घटनाएं कुछ और हो गई, परसों की कुछ और हो गई। तो ये जो दिन ब दिन बदलने वाला होता है इसको मौसम, यानी इसको हम क्या कहेंगे वेदर। और अगर वो एक लंबे समय तक चलता है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई कश्मीर या फिर उधर साइड में जितने पर्वत से रिलेटेड उधर वाले क्षेत्र हैं तो वो ज्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आज ठंडा हो गया कल को गर्म हो गया, वो एक लंबे समय तक चलेगा। तो अगर वो एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो वो कहलाता है आपका क्लाइमेट। और अगर वो दिन ब दिन बदलता है, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, तो वो कहलाता है आपका वेदर। तो ऐसे देखिएगा, वेदर की बात करें तो ये होता है डे टू डे कंडीशन। वेदर क्या होता है? डे टू डे, डे टू डे कंडीशन, ये होता है आपका डे टू डे कंडीशन। और अगर हम बात करें क्लाइमेट की तो ये होता है द सेम वेदर कंडीशन, द सेम वेदर कंडीशन। तो ये होता है आपका द सेम वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक के लिए। मौसम की वो घटनाएं जो एक लंबे समय तक सेम चलने वाली हैं वो क्लाइमेट कहलाएंगी, और हिंदी तो आप जानते हैं जलवायु। और अगर आप बात करें मौसम की तो ये होती है आपकी डे टू डे कंडीशन, यानी जो दिन ब दिन बदलती है, आज का मौसम कुछ और कल का मौसम कुछ और, तो ये होता है। देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि हमें अडेप्ट कर देना चाहिए। तो अडेप्ट का मतलब आप समझते हैं, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढालना, अपने आप को किसी चीज के हिसाब से ढालना। एक दूसरा अडोप्ट होता है ADOPT, अडोप्ट। इसका मतलब क्या होता है? अपनाना, किसी भी चीज को अपनाना, जैसे बच्चे को गोद लेते हैं। और एक आपका होता है ADEPT, अडेप्ट। तो ये भी आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है निपुण, किसी भी चीज में निपुण। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आप देख लीजिएगा। यहां पर वर्ड आपके सामने क्या है? अडेप्ट। वी शुड अडेप्ट, यानी हमको ढाल लेना चाहिए अपने आप को। किसके लिए भाई? आप मुझे बताओ, अगर अगर आप अपने आप को वेदर के हिसाब से तो नहीं ढालोगे ना। मान लीजिए आज का वेदर गर्म है, कल का वेदर ठंडा हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अपने आप को अगर ढालने की बात की जा रही है तो इसका मतलब वो जो मौसम की घटनाएं हैं वो लंबी चलने वाली हैं, लंबी चलेंगी तभी हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो यहां पर आप मुझे बताइएगा किससे ढालेंगे? क्लाइमेट से। अगले में कह रहा है कि आज का वेदर ठंडा नहीं है, तो इसका मतलब अगर आज का ठंडा नहीं है इसका मतलब कल का ठंडा रहा होगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर दिन ब दिन बदलने वाली बात हो रही है, तो अगर वो डेली बदल रहा है तो वेदर होगा, वो क्लाइमेट आपका नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, अगला वर्ड है आपके सामने कौन सा जी? तो नेक्स्ट वर्ड ये रहा, इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है कि ऑल द persons, all the persons of this village, all the persons of this village are brothers, are brothers। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम को आप ले लो, हर एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहां पर आप देखिएगा ऑल, मतलब ये क्वेश्चन तो अलग है लेकिन इस कंसेप्ट पर। तो मैंने कहा ऑल द पर्संस ऑफ दिस विलेज आर ब्रदर्स, कि इस गांव के सारे जो पर्संस हैं वो क्या है? अपने भाई हैं, ब्रदर्स हैं। तो मैंने पूछा कि यहां पर आपको क्या गलती नजर आ रही है? तो एक छोटा सा वर्ड देखिएगा, मैंने आपसे कहा वर्ड है आपके सामने ब्रदर, BROTHER, ब्रदर।
मैंने आपसे पूछा कि ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, तो आप कहेंगे ब्रदर है एक वचन सिंगुलर, तो अगर आप इसका प्लूरल करना चाहें तो दो प्लूरल चलते हैं, BROTHERS, ब्रदर्स भी सही माना जाता है प्लूरल की फॉर्म में। ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये सिंगुलर, और ये कैसा है, तो ये प्लूरल है। और अगर मैं कहूं एक और प्लूरल भी होता है, BRETHREN, ब्रदरन, ये भी इसका प्लूरल माना जाता है। अब दोनों में अंतर समझ लो क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए BROTHER, ब्रदर सिंगुलर, और आपसे कहा जाए BROTHERS, ब्रदर्स प्लूरल, या फिर BRETHREN, ब्रदरन, ये भी प्लूरल होगा। अब अंतर देखो जरा, अंतर क्या होता है। अगर बात की जाए ब्रदर्स की, तो ये ब्रदर का प्लूरल तब होगा अगर वो सेम पेरेंट्स से जन्मे हैं, यानी अगर उनके बीच जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन है, उनके पेरेंट्स सेम है, तब ब्रदर्स यूज होता है। और अगर उनके पेरेंट्स सेम नहीं है, या फिर मान लो ऐसे कहा जाए कि भाई बंधु, भाई बंधु बोलते हैं, भाई बंधु का मतलब क्या हुआ कि भाई वो आपस में केवल एक दूसरे को भाई मानते हैं, एक्चुअली वास्तव में वो भाई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्रदर्स, ब्रदरन का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये कहा जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोग भाई हैं, मतलब भाई बंधु हैं, तो इसका मतलब वो सेम पेरेंट्स से तो जन्म नहीं लिया, वास्तव में वो भाई एक दूसरे को बस मानते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना है आपको, ब्रदरन। और वास्तव में अगर वो सेम पेरेंट्स से उन्होंने जन्म लिया है तो ब्रदर्स। तो देखो जरा, ब्रदर्स का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम सेम पेरेंट्स, फ्रॉम सेम पेरेंट्स। अगर उन्होंने सेम पेरेंट्स से जन्म लिया है तो ब्रदर्स हो गए। और अगर ब्रदरन कब होंगे, नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट्स। अगर उनके बीच में ब्लड रिलेशन का रिश्ता नहीं है, उन्होंने सेम पेरेंट्स से जन्म नहीं लिया है, तो ऐसे में वो कहलाएंगे ब्रदरन। और अगर सेम पेरेंट्स से जन्मे हैं, जो रिश्ता है वो आपका कैसा है, ब्लड रिलेशन का है, तो ऐसे में कहलाएंगे क्या, ऐसे में ब्रदर्स कहलाएंगे। देखो जरा एक एग्जांपल और ले लो, फिर एक साथ देखते हैं। दूसरा है वी आर थ्री, वी आर थ्री ब्रदर्स, या फिर BRETHREN, ब्रदरन। देखो जरा दो एग्जाम्पल आपके सामने, और आप खुद सोच करके बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बात हो रही है। तो आप कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में, अगर एक गांव के सारे ही पर्सन्स आपस में भाई हैं, तो इसका मतलब भाई बंधु हैं, सेम पेरेंट्स से जन्म नहीं लिया, तो ऐसे में क्या आएगा बताइए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप कहेंगे ब्रदर्स की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा आपको, BRETHREN, ब्रदरन, तब सही होगा। दूसरे में कह रहा है कि हम 3 भाई हैं, तो ऐसे में भाई बंधु की बात नहीं, बस वो रियली में वास्तव में बताना चाह रहा है कि हम 3 भाई हैं, तो यहां पर आपको ब्रदर्स का यूज कर लेंगे, वो सही है पूरी तरीके से। कभी कभी एग्जाम में एक गलती और भी बनती है इन्हीं से रिलेटेड, वो ये कहता है, इधर देखो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर तीसरा, मैंने कहा दे आर टू, दे आर, ऐसे देखो जरा, इसको मिटा दो। जैसे मैंने कहा ऑल द पर्सन्स, ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग, हु आर वर्किंग in this organization, in this organization are ब्रदरन्स। देखिएगा ये एग्जाम्पल मैंने एक बार और आपके सामने बोला, एग्जाम्पल को देखो जरा ध्यान से, बताओ मुझे क्या गलती है। तो एक ये गलती तो बनती है, खैर बिल्कुल सही बात है कि भाई ब्रदर्स कहां पर आना है और ब्रदर रन कहां पर आना है, लेकिन एक गलती और भी बनती है। ये बात अगर कहीं पर आपको पता लग जाए कि भाई ब्रदर रन जो है वो ब्रदर का ही प्लूरल है, बस अंतर इतना है कि वो सेम पेरेंट्स से जन्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो ब्रदर है सिंगुलर, उसी का प्लूरल क्या है, ब्रदर्स भी है और ब्रदरन भी है। तो यहां पर अगर ब्रदरन पहले से ही प्लूरल था, और यहां पर क्या आप देखिएगा एस यहां पर लगा कर दिया है, तो ब्रदरन जो कि पहले से ही प्लूरल है उसमें एस भी आपको ऐड नहीं करना, तो एक गलती ये भी बनती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या करना है आपको बताओ, ब्रदरन्स में जो एस लगा हुआ है हटा दो, आप बोलो BRETHREN, ब्रदरन, ये आपको बोलना है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ब्रदरन वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, एस वहां पर नहीं लगाना, और ब्रदरन कहां पर लगाना है, जब बात हो रही हो नॉट फ्रॉम सेम पेरेंट्स, वहां पर लगाना है। देखो जरा अगला वर्ड है आपके सामने हैबिट और कस्टम, इनको ध्यान से देखिएगा। अगला वर्ड क्या है, हैबिट और कस्टम। एग्जाम्पल देता हूं, पहले मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1 है कि पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन often, poor children often become the victims
of victims of bad habit custom, 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 bad habits और customs एक ही है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है इन फ्रांस, इन फ्रांस, इन फ्रांस देयर, इन फ्रांस देयर इज अ कस्टम या फिर हैबिट, देयर इज अ कस्टम या फिर हैबिट टू सर्व गेस्ट विद वाइन। ये हो गया। एक और देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने, ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन इंडिया, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स या फिर हैबिट्स। ठीक है, चलो यहां पर आ जाइए। एग्जाम्पल 3 आपके सामने, और मैंने कहा एक यहां पर आपको गलतियां बतानी है या फिर जो वर्ड है वो आपको फिट करना है कि कस्टम कहां पर आना है और हैबिट कहां पर आना है। अभी तो मैंने आपको बता दिया, या अभी समझा नहीं है। अभी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है कि एक वर्ड हैबिट है और एक वर्ड कस्टम है, तो आप ये खुद देख करके समझ पा रहे हैं कि गलती इन्हीं वर्ड में होंगी। बट एग्जाम में अगर आपके सामने आ जाए तो वहां पर गलती पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि भाई आपके सामने आ जाए हैबिट या फिर कस्टम तो ज्यादातर वो सेम जैसा ही लगता है देखने में। लेकिन अभी क्या है भाई, अभी तो आपने समझा हुआ है और अभी आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये बात तो पहले से पता है कि गलती होगी तो इन्हीं वर्ड में होगी, बट एग्जाम में पहचानना मुश्किल होगा, तो इसलिए कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। बताइए, हैबिट वर्ड है एक आपके सामने और एक क्या है, कस्टम। अगर आप हिंदी निकालोगे तो हिंदी तो सबको पता है कि भाई हैबिट मतलब आदत और कस्टम मतलब रीति रिवाज। लेकिन अगर आप वैसे बात करें, इसको टेक्निकली समझें, तो हैबिट का मतलब क्या होता है, ऑफ वन पर्सन, ऑफ वन पर्सन। अगर वो, अगर किसी चीज का रिपीटेशन बार बार होता है और वो एक पर्सन के द्वारा होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज को बार बार रिपीट करता हूं, तो इसका मतलब वो मेरी आदत है। और अगर मैं कहूं कि पूरा समाज, पूरी सोसाइटी या फिर पूरा देश किसी चीज को बार बार रिपीट करता है, तो वो देश की आदत नहीं, वो कस्टम बन जाता है। कस्टम को हिंदी में क्या कहेंगे, रीति रिवाज, और हैबिट का मतलब आदत। तो अगर एक सिंगल पर्सन किसी चीज को बार बार रिपीट करता है तो हैबिट, और अगर पूरी कंट्री या फिर पूरा जो समाज है, पूरी जो सोसाइटी है, अगर वो उसको बार बार रिपीट करता है तो वो क्या बन जाता है, वो बनता है कस्टम। और ये बात आप जानते हैं कि भाई कस्टम में अगर एस लगा देते हैं तो वो डबल काम करता है। कस्टम में एस लगाने के बाद में वो कस्टम रीति रिवाज का प्लूरल भी बन जाता है, और साथ साथ में कस्टम क्या है, कस्टम टैक्स, जो इनकम टैक्स वगैरह होता है उसको भी कस्टम्स कहा जाता है ना, सीमा शुल्क। तो देखो जरा, तो मैंने कहा पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम द विक्टिम्स ऑफ बैड हैबिट्स या फिर कस्टम। तो आप कहेंगे यहां पर जो पर्सन है, पर्सन की बात हो रही है, तो अगर पर्सन किसी चीज को बार बार रिपीट करेगा, अगर पर्सन किसी चीज को बार बार रिपीट करेगा तो आप कहेंगे वो क्या होगा, हैबिट। तो यहां पर हैबिट लगाना। आगे कह रहा है कि फ्रांस में एक चलन है कि वो अपने गेस्ट को वाइन के साथ में सर्व करते हैं। तो अगर आप फ्रांस जाएं तो आपको वाइन मिलेगी चाय की जगह, वहां पर आपको चाय नहीं पूछेंगे, वाइन पूछेंगे, वाइन। तो बताओ जरा, यहां पर क्या है, आप कहेंगे ये आदत किसकी, मतलब ये चलन किसका है, ये पर्सन का नहीं, फ्रांस का है। तो फ्रांस का है, वहां पर क्या लगाइएगा, कस्टम। देश का चलन, समाज का चलन, कस्टम। और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी वो आदत है तो हैबिट है। आगे देखो जरा, थर्ड में कह रहा है कि ट्राइबल्स, ट्राइबल्स आप जानते हैं कि भाई जनजातियां वगैरह होती हैं, तो बहुत से ट्राइबल्स हैं भारत के अंदर, बहुत सी जनजातियां हैं जहां पर उनके बहुत सारे इंटरेस्टिंग कस्टम्स हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग उनकी क्या है, रीति रिवाज हैं, उनके अपने होते हैं। तो यहां पर क्या है, आपका कस्टम्स यूज कर लो, यहां पर हैबिट नहीं आएगा, क्योंकि ये बात किस चीज की हो रही है, पर्सन की नहीं हो रही, ये बात रीति जो समाज है, पूरी सोसाइटी है, उसकी हो रही है। तो देखो जरा, यहां पर ये हो गया। तो अंतर अभी तक आपने समझा। अच्छा, कस्टम को देख लो, कस्टम क्या होता है, ऑफ आ सोसाइटी, या तो वो समाज का होगा या फिर वो कंट्री का होगा, कंट्री। तो भाई अगर वो चलन, अगर वो चीज का रिपीटेशन बार बार एक कंट्री कर रही है, बार बार एक समाज कर रहा है तो कस्टम, और बार बार किसी चीज का रिपीटेशन अगर एक पर्सन कर रहा है तो वो हैबिट। ठीक है, तो अभी तक हमने हैबिट में और कस्टम में अंतर देखा।
या फिर एक हमने होम में और हाउस में अंतर देखा, और उसी तरीके से एक हमने अंतर कौन सा देखा था बताइए? तो एक हमने अंतर देखा था, इसके पहले था वो कौन सा? क्लाइमेट वगैरह, क्लाइमेट और वेदर में अंतर देखा था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद में अगला है आपका 6। चलिए भाई, पॉइंट नंबर 6 आपके सामने आता है क्लॉथ। इसको देखिए जरा। ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला वर्ड आता है आपका क्लोथ। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा करके यहां पर लिखता हूं बड़ा करके 6। छठा नंबर है आपके सामने क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। अगर मैं आपसे कहूं कि जब क्लोथ में एस लगा हुआ नहीं होता, जब क्लोथ में एस लगा हुआ नहीं होता, तब इसका हिंदी में मीनिंग होता है आपका बिना सिला कपड़ा। तब इसका हिंदी में मीनिंग होता है बिना सिला कपड़ा, एक ऐसा पीस जो अनस्टिच है, मतलब जो बिना सिला है। और अगर हम क्या करते हैं, CLOTHES, क्लोथ्स बोल देते हैं, अगर हम क्लोथ्स बोल देते हैं तो इसका मतलब होता है, चाहे आप कह दें सिला हुआ कपड़ा, चाहे आप कह दें सिला हुआ कपड़ा, आप ये बोल सकते हैं। या फिर आप इसी को ड्रेस बोल सकते हैं, ड्रेस, DRESS, ड्रेस बोल सकते हैं। और यही जो क्लोथ होता है ना, यही बराबर होता है क्लोथिंग के, CLOTHING, क्लोथिंग। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में क्लोथ की CLOTHING, यहां पर वो एस लगाकर देता है। तो इस बात को याद रखें, CLOTHING, क्लोथिंग, यही होता है क्लोथ्स के बराबर, यानी क्लोथिंग बराबर क्लोथ्स। बट अगर ये कहीं पर आपको एग्जाम में मिल जाए क्लोथिंग्स, तो ये ग्रामेटिकली गलत होता है। ये वर्ड आपका क्या है, ग्रामेटिकली ये गलत है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर कहीं क्लोथ मिले बिना सिला, क्लोथ्स मिले सिला हुआ मतलब ड्रेस, और अगर क्लोथिंग्स मिले तो गलत है वो ग्रामेटिकली। ये तो कब की बात हो रही थी, जब नाउन थे। और अगर यही वर्ब बन जाए, अगर यही वर्ब बन जाए, तो वर्ब में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगी CLOTHE, ये वर्ब थी, एस लगाने के बाद वो सिंगुलर बनेगी। और अगर मैं कहूं आपसे प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, तो ये बनेगी CLOTHE। इसका मतलब क्या होगा, कपड़े पहनना, इसका मतलब होगा आपका कपड़े पहनना। तो यही क्लोथ वर्ड जो है ये नाउन भी बन जाता है और यही आपका वर्ब भी बन जाता है, समझो जरा। अगर मैंने आपसे ये कहा, देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे ये कहा कि वांट आई वांट अ पीस ऑफ क्लोथ्स टू मेक माई ड्रेस, मुझे अपनी ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा चाहिए। और इसी को मैंने कहा दूसरा, देखो जरा, आई हैव वियर्ड, WEARED, वर्ड माई क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स आना चाहिए, CLOTH क्लोथ आना चाहिए, कि CLOTHING क्लोथिंग आना चाहिए, कि CLOTHINGS क्लोथिंग्स आना चाहिए। मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं, तो आप खुद मुझे देख करके बताइए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पूछना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में, आई वांट अ पीस ऑफ डैश टू मेक माई ड्रेस, मुझे अपनी ड्रेस बनाने के लिए एक पीस चाहिए। किस चीज का पीस चाहिए, कपड़े का पीस चाहिए। तो इसका मतलब मुझे बिना सिला कपड़ा चाहिए, तभी मैं उसको सिलवा करके अपनी ड्रेस बनवाऊंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, CLOTHES, ये गलत है, क्योंकि मुझे वो पीस चाहिए जो बिना सिला होगा, और बिना सिले कपड़े को क्या कहा जाता है, CLOTH कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ना ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपको केवल बोलना है कि आई वांट अ पीस ऑफ क्लॉथ, CLOTH, ये चाहिए। अगला देखिएगा, तो आप कहेंगे आई हैव वेयर्ड, मैं पहन चुका हूं, वेयर मतलब पहनना, तो मैं क्या पहन चुका हूं बताइए। अगर मैंने पहना है तो इसका मतलब वो कपड़ा सिला हुआ होगा, ड्रेस होगी। और हमने हमने अभी जाना कि अगर CLOTH होता है तो बिना सिला कपड़ा, और अगर CLOTHES होता है तो सिला हुआ कपड़ा, या फिर आप इसको क्लोथिंग भी कह सकते हैं, ड्रेस कह सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैंने पहना है तो क्या वो क्लोथ होगा, नहीं, क्लोथ तो बिना सिला होता है। या अगर मैं कहूं आपसे CLOTHES, तो बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि सिले हुए कपड़े को, ड्रेस को ही क्या कहा जाता है, क्लोथ, CLOTHES कहा जाता है। फिर मैंने कहा कि भाई CLOTHING, ये भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि क्लोथ ही बराबर होता है किस चीज के, क्लोथिंग के। क्या मैं क्लोथिंग में एस लगा सकता हूं, नहीं, क्योंकि क्लोथिंग में एस लगते ही वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है, तो ये नहीं। आप कह सकते हैं कि आई हैव वियर्ड माई क्लोथ्स, या फिर क्लोथिंग। अच्छा, अगर ये वर्ब की तरह काम करने लग जाए, फिर जैसे मैंने कहा, अगर ये वर्ब की तरह काम करने लग जाए, देखिए जरा, अगर मैंने आपसे कहा
एग्जाम्पल 3, भाई 3 मैंने बोला, मैंने कहा ही WEAR वियर क्लोथ, जैसे यहां पर वर्ड है आपका क्लोथ। चलिए पहले अगले पर आ जाते हैं, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका शेड या फिर शैडो, इसको देखिए जरा। अगला है आपका शेड या फिर शैडो, 7वां। चलो इस पर आ जाते हैं। तो अगला वर्ड है आपका शेड या फिर शैडो। तो पहले एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने क्या, वैसे मिटा दो। एग्जाम्पल है वन, वन एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि पर्सन द पर्सन इज अफ्रेड, द पर्सन इज अफ्रेड ऑफ इवन हिज ऑन शैडो, SHADOW शैडो, या फिर SHADE शेड पूछा जाता है अभी। और एक और है इसमें आपका दूसरा कि द टायर्ड पर्सन, द टायर्ड पर्सन इज सिटिंग इन द शेड या फिर शैडो ऑफ द ट्री, ये है। ठीक है, तो आपके सामने है यहां पर आपके दो एग्जाम्पल, दो वर्ड आपके सामने, एक शेड है और एक वर्ड है आपका शैडो। अक्सर वैसे तो हम लोग ये बात को ज्यादा बोलते हैं, तो स्पोकन में ये बात पता लगी जाती है कि भाई शेड का मतलब क्या होता है। शेड का मतलब होता है पेड़ की छाया, या फिर किसी निर्जीव वस्तु की अगर वो होगी, जैसे मान लो अगर कार की है तो वो कार की भी शैडो ही होगी, या अगर वो पेड़ की है या कोई भी जो है निर्जीव है, अगर कोई भी निर्जीव वस्तु है तो उसको शैडो, उसको शेड बोलते हैं। और अगर वो पर्सन की है, ठीक है, परछाई बोलेंगे उसको, वो कहलाएगा आपका शैडो कहलाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आपसे कहा जाए कि भाई वो पर्सन अपनी ही परछाई से डरा हुआ है तो वो परछाई शैडो है, और अगर पेड़ की या किसी भी निर्जीव वस्तु की बात करी जा रही है तो वो शेड है। तो वैसे तो हम लोग देखो यहाँ पर ये इसको स्पोकन में बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में आ जाए तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग उसको पहचानने में मुश्किल हो जाती है। मतलब एक लंबा सा वाक्य होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई शेड होगा या फिर शैडो होगा, सेम ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को आप अगर पहले ही जान लोगे कि शेड में और शैडो में भी गलतियां पूछी जाती हैं तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज पहले से ही आपको पता होनी चाहिए कि ये पॉइंट हैं जिन पर गलतियां बन सकती हैं, तो शेड शैडो पर बनती है। तो शेड का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में कहोगे तो क्या होगा, शेड मतलब छाया, और ये किसकी होगी, ऑफ नॉन लिविंग, ऑफ नॉन लिविंग। बात की जाए शेडो शैडो, तो ये इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, परछाई, और ये किसकी होगी, ऑफ लिविंग, ये किसकी होगी, ऑफ लिविंग। जीवित प्राणी की शेड होती है, सॉरी जीवित प्राणी की शैडो होती है, और जो निर्जीव है उसका उसकी शेड होती है। देखो जरा, आप मुझे बताओ, पर्सन डरा हुआ है अपनी खुद की परछाई से, तो पर्सन की क्या होगी, शैडो होगी। और मैंने कहा कि भाई टायर्ड पर्सन बैठा हुआ है कहां पर, पेड़ की छाया में, तो ये क्या होगी, ये शेड होगी। पेड़ की छाया क्या होगी, शेड, और व्यक्ति की खुद की परछाई क्या होगी, शैडो होगी, पूछा जाता है। और देखो इसके बाद में है आपका फ्रूट, मतलब पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 9 में आपके सामने वर्ड है फ्रूट। तो इस पर भी गलतियां पूछी जाती हैं। फ्रूट एक आसान सा वर्ड, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन फ्रूट को लेकर के भी एग्जाम में इतनी गलतियां पूछी गई हैं और कई बार पूछी जाती हैं। एसएससी के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एरर, जिस भी एग्जाम में एरर आती है वहां पर पूछी जाती है। ठीक है, तो समझो जरा फ्रूट के बारे में क्या जानना है। अगर सिंपली फ्रूट का प्रयोग किया जाए, फ्रूट का प्रयोग किया जाए फॉर ईटिंग, खाने के लिए, अगर फ्रूट का प्रयोग किया जाए फॉर ईटिंग, खाने के लिए, तो जब फ्रूट का प्रयोग आप खाने के लिए करोगे तो वहां पर ये मटेरियल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, मटेरियल नाउन बन जाता है। और हम सब जानते हैं कि मटेरियल नाउन कैसा होता है आपका, वो अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो जब आप फ्रूट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में, मटेरियल नाउन की फॉर्म में करेंगे, तो ऐसे में क्या हम उसके पहले आ लगा सकते हैं, बताइए जरा। तो अनकाउंटेबल है तो पहले ए तो नहीं लगेगा, तो क्या हम उसमें एस जोड़ सकते हैं, FRUITS, एस जोड़ सकते हैं, एस भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है कि अगर फ्रूट कभी भी मटेरियल नाउन की फॉर्म में यूज होगा तो उसमें एस नहीं जोड़ना और उसके पहले कोई भी काउंटिंग वर्ड नहीं जोड़ना। और वैसे ही अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है
कहीं कहीं पर फ्रूट को हम लोग टाइप के सेंस में भी यूज करते हैं कि किस टाइप का फूड है। जब टाइप के सेंस में होगा तो वहां पर वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे पता लगेगा कॉमन वगैरह का, तो भी एग्जाम्पल पर आएंगे। तो फिलहाल समझो ये क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। और हम सबको पता है कि भाई कॉमन नाउन कैसा होता है? कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। कॉमन नाउन कैसा होता है? काउंटेबल। तो जब ये काउंटेबल यानी कॉमन नाउन की फॉर्म में यूज होगा, तो आप मुझे बताइए क्या हम वहां पर अफ्रूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पर अफ्रूट हो सकता है। तो क्या हम वहां पर फ्रूट में एस लगा सकते हैं? FRUITS, फ्रूट्स में एस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक छोटा सा केस और जान लो, जब फ्रूट में एस लग जाता है, जब फ्रूट में एस लग जाता है तो उसका एक और मीनिंग भी आता है। उसका मीनिंग आता है परिणाम। परिणाम, परिणाम, रिजल्ट। परिणाम या फिर रिजल्ट, परिणाम या फिर रिजल्ट। और ऐसे में ये प्लूरल होता है। ऐसे में क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। फिर से एक बात जान लो, अगर कहीं पर भी फ्रूट को मटेरियल नाउन की फॉर्म में पेश करा जाता है, तो ऐसे में उसमें उसके पीछे ए भी नहीं लगाते और उसके बाद में एस भी नहीं जोड़ते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। और अगर कहीं पर फ्रूट को आप लोग कॉमन नाउन की फॉर्म में पेश करते हैं, तो वहां पर उसमें आप एस भी ऐड कर सकते हैं, टाइप बता रहे होते हैं, और आप उसके पहले ए या फिर एन भी लगा सकते हैं। और अगर कहीं पर आप फ्रूट में एस जोड़ देते हैं, तो इसका एक मीनिंग और भी तैयार हो जाता है। वो मीनिंग होता है आपका परिणाम या फिर रिजल्ट। तो ऐसे में आप इसको प्लूरल मानना है, बहुवचन मानना है, एक वचन नहीं मानना। तो देखो एग्जाम्पल से देखो जरा। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा। चलो एग्जाम्पल पर आ जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा डज नॉट ही डज नॉट ईट फ्रूट। FRUIT फ्रूट आना चाहिए कि FRUITS फ्रूट्स आना चाहिए कि आप फ्रूट आना चाहिए? ये है। और एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके सामने। एग्जाम्पल 2 है आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग फ्रूट, अ फ्रूट, फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। दो एग्जाम्पल आपके सामने। तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल है आपका देयर इज या फिर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट। FRUIT फ्रूट आना चाहिए कि FRUITS फ्रूट्स आना चाहिए कि आ फ्रूट आना चाहिए? इन दिस बास्केट। एक ही हो गया। और वहीं पर मैंने आपसे कहा 4, मैंने कहा कि अब मैंगो, मैंगो इज, ऐसे देखो जरा, मैंने कहा मैंगो इज फ्रूट या फिर आ फ्रूट या फिर फ्रूट्स। ठीक है, ये आपको बताना है। और वहीं पर अगर मैंने आपसे कहा क्या, पांचवा, मैंने कहा मैंगो एंड एप्पल, मैंगो एंड एप्पल, मैंगो एंड एप्पल आर फ्रूट या फिर आ फ्रूट। या फिर फ्रूट्स। और एक लास्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने बोला, मैंने कहा कि द फ्रूट या फिर फ्रूट्स ऑफ दिस, द फ्रूट ऑफ दिस, द फ्रूट या फिर फ्रूट ऑफ योर एफर्ट, EFFORT एफर्ट, इज या फिर आर स्वीट। चलो भाई, आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल आ गए काफी सारे। अब एक एक करके आपको बताना है कि यहाँ पर फ्रूट का प्रयोग होगा, फ्रूट्स का प्रयोग होगा या फिर अफ्रूट का प्रयोग होगा, कहां पर ये काउंटेबल होगा, कहां पर अनकाउंटेबल होगा, और कहां पर फ्रूट में एस लगने के बाद वो परिणाम के सेंस में आएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। 1 में है
ही डज नॉट ईट फ्रूट, जब भी फ्रूट को खाने की बात होती है, जब भी फ्रूट को खाने की बात होती है तो ऐसे में वो मटेरियल बन जाता है। जैसे मैंने कहा वो फल खा रहा है, उसे फल पसंद नहीं है, मुझे फल पसंद है, वो फल खाना चाहता है। जब भी फल को खाने की बात होती है तो वहां पर जनरली वो क्या बन जाता है, मटेरियल बन जाता है। और मटेरियल कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो ना तो, अगर ये अनकाउंटेबल और बात खाने की हो रही है तो ना तो इसमें आप इससे पहले ए लगाएंगे, ना फ्रूट में एस जोड़ेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपका फ्रूट। ये होगा ही डज नॉट लाइक या ही डज नॉट ईट फ्रूट। ठीक है, यहां पर आपको मटेरियल मानना। मैंने कहा कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अगर खा रहा हूं तो यहां भी बात किस चीज की हो रही है, यहां भी वो मटेरियल ही है, मटेरियल ही है। तो बताइए, यहां भी उसके के पहले ए नहीं आना, एस नहीं ऐड होना, तो यहां भी आपको फ्रूट ही लिखना है। एग्जाम्पल 3 में मैंने कहा कि देयर इज या फिर आर मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर फ्रूट इन दिस बास्केट, कि भाई इस बास्केट में कई प्रकार के फ्रूट रखे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि अगर वो टाइप में बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा कि भाई जब भी उसको खाने की बात नहीं होती है, पसंद की बात नहीं होती है, वो टाइप में बढ़ जाता है कि भाई 3 प्रकार के फ्रूट हो गए, 4 प्रकार के फ्रूट हो गए, तो ऐसे में वो कॉमन बन जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि भाई चाहे आप मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, जितने भी फल हैं सबको फल कह के बुलाते हैं, यानी सबको जो है आपका फ्रूट कह के बुलाते हैं। तो फ्रूट सभी का नाम है, फ्रूट कॉमन होता है। और अगर खास बताएं हम लोग एप्पल मैंगो, वो प्रॉपर हो जाएगा। और अगर इसी को खाने की बात की जाए तो यही फ्रूट फिर मटेरियल भी बन जाता है। तो आप मुझे बताएं, अगर वो टाइप्स में काइंड्स में बंटने की बात हो रही है तो यहां पर कॉमन है, तो कॉमन है। तो आप मुझे बताएं कि भाई अगर वो मेनी प्रकार के हैं, कई प्रकार के हैं, तो एस लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका क्या, यहां पर हो जाएगा देयर डैश मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इन दिस बास्केट। और जैसे ही आपने देखा कि भाई वर्ब कैसी लगानी है, आपको एस लगा हुआ है तो वर्ब लगानी पड़ेगी यहां पर आपको आर, प्लूरल है ना, वर्ब लगानी पड़ेगी यहां पर आपको आर। आगे देखेगा, मैंगो इज फ्रूट, अ फ्रूट या फिर फ्रूट्स। तो मैंगो को फल का एक प्रकार बता रहे हैं। प्रकार की बात होगी तो आप अभी अभी हम जान करके आए कि भाई प्रकार की बात होगी तो वहां पर आपको कॉमन मानना है। कॉमन मानना है तो आप मुझे बताइए, यहां पर मैंगो एक प्रकार का फल है, तो मैंगो मतलब एक ही फल की बात हो रही है ना, तो एस तो खैर नहीं जोड़ना, वो बात तो सही है। और आपको इसमें ए जोड़ना पड़ेगा कि मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, क्योंकि अगर वो कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके पहले ए या फिर एन तो ऐड करना पड़ता है, तो हम जानते हैं। आगे देखो, अब यहां पर बात दो की हो रही है, मैंगो और एप्पल, दो हो गए। तो यहां पर आपको, और टाइप की बात हो रही है, कॉमन नाउन है, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा मैंगो एंड एप्पल, मैंगो एंड एप्पल आर फ्रूट्स, मैंगो एंड एप्पल आर फ्रूट्स। आगे देखिएगा कि भाई आपके जो एफर्ट हैं, आपके जो एफर्ट है, मैंने कहा कि भाई योर एफर्ट, आपके जो एफर्ट है उनका क्या क्या मिलेगा, तो एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, एफर्ट का परिणाम मिलेगा। तो यहां पर जो फ्रूट आया है वो किस सेंस में आया है, आपका परिणाम के सेंस में है। किस सेंस में है बताइए, परिणाम के सेंस में। तो अगर ये परिणाम के सेंस में है तो आप मुझे बताएं, परिणाम के सेंस में तो एस लगा रहता है, लगा रहता है। और अगर एस लगा हुआ है तो परिणाम हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने समझा फ्रूट के कई सारे केस बन जाते हैं। अगर वो मटेरियल नाउन की फॉर्म में होगा अनकाउंटेबल, एस नहीं लगाना, ए नहीं जोड़ना। और अगर वो कॉमन नाउन की फॉर्म में होगा, एस भी लगाना पड़ सकता है और ए भी जोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर फ्रूट्स का मतलब होगा परिणाम, तो वहां पर मतलब रिजल्ट, तो वहां पर आपको क्या करना है, एस लगाना है और साथ साथ में उसमें आपको प्लूरल वर्ब जोड़नी है। ठीक है, तो ये अंतर हमने जाना। अब इसके बाद में देखो क्या आता है, चलो इसके बाद में देखिए क्या आता है। चलिए 9 आता है आपके सामने ना, अंतर नंबर 9। और ये क्या है, स्पेस वगैरह। चलो जी इस पर आ जाओ। अगला वर्ड आपके सामने क्या है, स्पेस, रूम और प्लेस। चलो इस पर आ जाते हैं, स्पेस, रूम या फिर प्लेस। चलिए, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। देखो, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। तो एक वर्ड हमारे, ये 9 है, 9। और 9 में एक वर्ड हमारे सामने है स्पेस, एक वर्ड हमारे सामने क्या है, स्पेस। और एक वर्ड हमारे सामने क्या है, रूम। और एक वर्ड हमारे सामने है प्लेस। तो ये समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई प्लेस, रूम और जो हो गया आपका, एक प्लेस होता है, स्पेस होता है, रूम होता है, इनमें क्या अंतर होता है, हालांकि सभी जगह को बताते हैं। तो एक बार जरा एग्जांपल देख लो। मैंने आपसे कहा, एग्जांपल नंबर 1, मैंने आपसे बोला कि देयर इज, देयर इज सम स्पेस, की रूम या फिर प्लेस इन दिस कार फॉर 2 पर्सन, फॉर 2 पर्सन, एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि देयर इज सम स्पेस, रूम या फिर प्लेस
इन दिस कार, बस। और एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने, देयर इज नो स्पेस या प्लेस या रूम इन दिस कार। और अगर मैं इसी को ये कहूं कि भाई आई नीड सम स्पेस, प्लेस या फिर रूम टू शिट हियर, मुझे यहां पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। और एक और एग्जांपल ले लो, पांचवा। मैंने आपसे कहा दिस इज द परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट प्लेस, की स्पेस, की रूम फॉर आवर ट्रिप, या पिकनिक ले लीजिएगा, फॉर आवर पिकनिक, PICNIC। चलिए, तो यहां पर आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल्स में वही फिल करके बताना है आपको कि अगर कहीं पर भी आपको जगह की बात करनी है, जैसे मैंने कहा कि मुझे यहां पर बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, या मैंने कहा कि कार में 3 लोगों के लिए जगह बाकी है, या कुछ भी जगह बाकी नहीं है, तो ऐसे में आपको उस जगह के लिए स्पेस फिल करना है, कि प्लेस फिल करना है, कि रूम फिल करना है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो एसएससी या किसी भी एग्जाम की पुरानी शिफ्टों को अगर आप देखेंगे तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कहां पर आपको स्पेस फिल करना है, कहां पर आपको रूम फिल करना है, या फिर कहां पर आपको स्पेस प्लेस फिल करना है। ठीक है, तो ये स्पेस, प्लेस और रूम तीनों काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्लेस हो गया, स्पेस हो गया, रूम हो गया। सबसे पहले एक बात समझ लो, पहले इसको लिखो जरा, उसके साथ में बाद में समझाता हूं। मैंने कहा स्पेस का मतलब ये होता है स्पेस का मतलब ये होता है अ ब्लैंक एरिया, अ ब्लैंक एरिया, अ ब्लैंक एरिया विच, अ ब्लैंक एरिया विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। अभी समझते हैं, पहले लिख लीजिएगा। और दूसरा है आपके सामने रूम, रूम है अ ब्लैंक एरिया, अ ब्लैंक एरिया which, a blank area which can be used for some specific purpose, for some specific purpose। और समझते हैं प्लेस, प्लेस कुछ नहीं है, ये लोकेशन है। ये क्या है आपका लोकेशन, कहीं की भी कोई जगह, कोई लोकेशन को हम लोग प्लेस बोलते हैं। तो सबसे पहले समझ लो एक बार, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, समझ लेते हैं इसको बार, समझने के बाद में फिर एग्जाम्पल पर आएंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे ये कहा, समझने के बाद में फिर हम एग्जाम्पल्स पर आएंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो पर्पज है, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, बैठना है। तो अगर आपको बैठने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए तो वो जगह स्पेस कहलाएगी या फिर रूम कहलाएगी। तो आप मुझे बताओ, बैठना आपका उद्देश्य है और आपको अपने उद्देश्य के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो वो जगह आपके बैठने के काम आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो जो चीज आपके बैठने के काम आ जाए, जो आपके किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के काम आ जाए, वो कहलाएगा आपका रूम। अगर मैंने कहा कि भाई ये जैसे मान लो कार है, मैं आपसे कहता हूँ कि कार है, इस तरीके से ले लो, ये कार है, इस तरीके से ऐसे ले लो, ठीक है, ये कार है ना, इस तरीके से कार है आपकी ना, कार है जैसे भी बनी है, तो ठीक है, कार है आपकी, ठीक है, कार है। तो कार में मान लो ये एक सीट हो गई, और ये दूसरी सीट हो गई, और एक ये वाली सीट हो गई, ठीक है। तो एक यहाँ पर आ सकता है, एक यहाँ पर आ सकता है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर आ सकता है, चौथा यहाँ पर आ सकता है। तो अगर इस कार में सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस कार में कोई रूम बाकी है? रूम का मतलब वो जगह जिसको किसी भी प्रयोग में ला सके, रूम का मतलब वो जगह जिसको प्रयोग में लाया जा सकता हो, और स्पेस का मतलब वो खाली जगह जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो मैं कहता हूं, क्या इस कार में कोई स्पेस बाकी है? क्या इस कार में कोई स्पेस बाकी है? बताओ जरा, स्पेस बाकी है कि नहीं है? क्या यहां पर कोई स्पेस बाकी है? बताओ जरा, स्पेस बाकी है? तो मैं कहता हूं, अगर यहां पर पहला पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, दूसरा यहां पर बैठा हुआ है, तीसरा यहां पर बैठा हुआ है, चौथा यहां पर बैठा हुआ है, सारी सीटें भरी हुई हैं, सारी सीटें फिल हैं, तो क्या यहां पर स्पेस बाकी है? बाकी है। अभी तो कितना स्पेस है? आप यहां पर टायर के पास में देखो, स्पेस ही स्पेस है। यहां पर पीछे देखो, ये डिग्गी होगी तो डिग्गी में स्पेस ही स्पेस होगा पीछे। यहां पर देखो हैंडल वगैरह होगा, यहां पर स्पेस ही स्पेस है। ये पर्सन बैठे हुए हैं, पर्सन के पैरों के बीच में स्पेस ही स्पेस है। ऊपर देखो स्पेस ही स्पेस है। तो स्पेस तो की तो कभी कमी नहीं होती, स्पेस की तो कभी कमी होती नहीं है। तो इसका मतलब स्पेस ऐसी जगह है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अगर कोई पर्सन कहता है कि कार में स्पेस है,
तो कार में स्पेस तो है, लेकिन यहाँ पर 4 लोग तो पहले से ही बैठे हुए हैं। अगर पांचवा पर्सन आएगा, अगर पांचवा पर्सन आएगा तो क्या वो कार में बैठ पाएगा? स्पेस कितना भी बाकी हो लेकिन वो बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस का मतलब वो खाली जगह है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। दोबारा समझो, स्पेस का मतलब वो खाली जगह है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो कार के अंदर इतना स्पेस बाकी है, डिग्गी में है, यहां पर है, नीचे है, ऊपर है, लेकिन स्पेस होने के बाद भी उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वहां पर पर्सन बैठ नहीं पाएगा। तो इसीलिए स्पेस का मतलब वो खाली जगह, स्पेस तो बहुत बाकी है, स्पेस तो बहुत बाकी है। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या इस कार में रूम बाकी है? क्या इस कार में रूम बाकी है? बताओ जरा, क्या इस कार में रूम बाकी है? बताओ जरा। तो आप कहेंगे 4 सीट थी और 4 सीट पर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो रूम तो बिल्कुल बाकी नहीं है। तो इसका मतलब रूम का मतलब वो खाली जगह है जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर मैं आपसे कहता ये भरी हुई है, ये भरी हुई है, ये भरी हुई है और ये सीट खाली है, अगर मैं कहता चौथी सीट खाली है, तो रूम बाकी होता। तो इसका मतलब वो खाली जगह जहां पर कोई पर्सन बैठ सकता है, जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है, वो रूम कहलाता है। तो बताओ, रूम बाकी है क्या? चारों सीटें भरी हुई हैं, रूम बाकी नहीं है, रूम बाकी नहीं है। वैसे मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो ये होल है, ये क्या है? एक होल है। होल में मान लीजिए ऐसे करके ना, इस तरीके से 50 सीटें हैं। कितनी सीटें? 50 सीटें। 50 सीटें। कितनी सीटें? 50 सीट्स हैं। और 50 की 50 सीट्स क्या है? फुल है। 50 की 50 सीट्स क्या है आपकी? फुल है। तो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर ये क्या है? ये पोडियम है, ये पोडियम है, और यहां पर टीचर है। यहां पर कौन है? यहां पर टीचर है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी भी हॉल में 50 सीटें हैं, तो 50 सीटों में सारी की सारी फिल है, तो अगर कोई 51वां पर्सन क्लास में एंटर करता है, अगर कोई 51वां पर्सन क्लास में एंटर करता है, तो क्या उसको क्या उसको स्पेस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्पेस का मतलब वो खाली जगह है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो स्पेस तो देखो, टीचर यहां पर है, ये स्पेस ही स्पेस है, ये स्पेस ही स्पेस है, बिठा दो जहां बिठाना है। टीचर के सर के ऊपर ऊपर पंखा चल रहा है तो यहां पर बिठा दो, स्पेस ही स्पेस बाकी है। तो स्पेस तो है ही, स्पेस तो हर जगह मिलेगा। स्पेस यहां पर बाकी है। क्या मैं पूछता हूं कि जो 51वां पर्सन आएगा उसको कोई रूम मिलेगा? देखो, अक्सर हम लोग ये मान करके बैठे होते हैं कि रूम का मतलब कमरा होता है, तो वास्तव में वो अलग बात है, रूम का मतलब कमरा भी होता है, लेकिन रूम का मतलब वो भी होता है वो खाली जगह जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो मैं आपसे कहता, अगर 50 सीटें हैं और 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो क्या क्या क्लास रूम के अंदर कोई रूम है? क्या क्लासरूम के अंदर कोई रूम बाकी है? नहीं बाकी है। क्यों? क्योंकि खाली जगह नहीं है, तो यहां पर आपका रूम नहीं मिल पाएगा, यहां पर रूम नहीं मिल पाएगा। तो रूम का मतलब वो खाली जगह जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है, और स्पेस का मतलब वो खाली जगह है जिसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और प्लेस का मतलब तो लोकेशन होता है, वो अलग बात है। तो देखो जरा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एग्जांपल्स पर आ जाओ। देखिए, बताइए जरा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे कहा गया कि देयर इज सम डैश इन दिस कार फॉर 2 पर्संस। इस कार में 2 लोगों के लिए, इस कार में 2 लोगों के लिए क्या बाकी है? अगर 2 लोगों के लिए बाकी है, इसका मतलब 2 लोग अगर आएंगे कार में तो वो बैठ पाएंगे। इसका मतलब वो खाली जगह 2 लोग प्रयोग में ला सकते हैं, उस खाली जगह को 2 लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये स्पेस नहीं है, ये रूम है। ये क्या है आपका? आप कहेंगे रूम है, प्लेस तो आएगा ही नहीं। खैर, ये क्या है आपका? स्पेस भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, ये आपका रूम है। ये क्या है? ये रूम है। अगर उस खाली जगह को आप कोई भी पर्सन बैठने के लिए, उठने के लिए, ठीक है, कुछ खेलने के लिए प्रयोग में ला सकते हो, तो इसका मतलब वो स्पेस नहीं है, वो रूम है। और अगर उसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता तो फिर वो स्पेस है। तो देखो जरा, देयर इज सम डैश इन दिस कार। इस कार में डैश डैश बाकी है। तो अब मुझे बताओ, अब तो ये लिख करके नहीं बताया कि वो किसके लिए बाकी है, पर्सन के लिए बाकी है। हो सकता है वो पर्सन के लिए बाकी हो, तो अगर वो पर्सन के लिए बाकी होगा तो रूम हो जाएगा। और अगर स्पेस तो हमेशा बाकी होता ही है भाई, स्पेस तो कार के अंदर, किसी भी रूम के अंदर कहीं भी स्पेस की तो कमी होती नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि स्पेस तो हर जगह बाकी है। तो स्पेस भी आ जाएगा, यहां पर आपका स्पेस भी आ जाएगा और रूम भी आ जाएगा। इस कार के अंदर अगर पर्टिकुलर पर्पज यूज करने के लिए बाकी होगा तो रूम आ जाएगा, और अगर वो ऐसी जगह बाकी होगी जहां पर पर्सन बैठ नहीं पाएगा तो वहां पर स्पेस आ जाएगा। आगे कहा मैंने, देयर इज नो स्पेस या नो प्लेस या नो रूम इन दिस कार। इस कार में जगह बाकी नहीं है, इस कार में जगह बाकी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, स्पेस की कभी कमी होती है? अगर कार में 10 लोग आ सकते हैं और 10 लोग बैठ गए, 10 लोग आ सकते हैं और 10 के 10 लोग बैठ गए कार के अंदर, तो स्पेस की कमी फिर भी नहीं हुई। स्पेस की कमी तो भाई अगर आप देखोगे तो पर्सन के सर के ऊपर, पैर के नीचे, डिग्गी में, इधर उधर स्पेस तो बाकी बाकी है। तो स्पेस की कमी तो कभी होती नहीं। तो यहां पर स्पेस नहीं, कमी अगर हुई है तो किस चीज की है? वो बोल रहा है कि नहीं नहीं है, तो कमी अगर हुई है तो फिर रूम की हुई है। रूम का मतलब वो खाली जगह जिसको बैठने के लिए, कुछ करने के लिए प्रयोग में ला सकते हो। तो स्पेस नहीं आएगा, यहां पर आपका रूम आ जाएगा। आगे है कि आई नीड सम डैश टू सिट हियर। मुझे यहां पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो आप जरा ये बताइएगा,
भाई आप जरा ये बताओ, अगर आपको वो जगह बैठने के लिए चाहिए तो इसका मतलब आपका पर्पज है बैठना, तो आपको जगह बैठने के लिए चाहिए, इसका मतलब पर्टिकुलर पर्पज को पूरा करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो इसका मतलब वहां पर आपको स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेस को तो यूज में ला ही नहीं सकते, वहां पर आपको रूम चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका रूम। मैंने कहा दिस इज परफेक्ट डैश फॉर आवर पिकनिक, ये हमारी पिकनिक के लिए परफेक्ट लोकेशन की बात हो रही है, यहां पर आपका प्लेस, यहां पर आपका प्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा जो हमने सीखा अभी, स्पेस में, प्लेस में और रूम में क्या अंतर होता है आप समझ गए होंगे। प्लेस का मतलब लोकेशन, स्पेस का मतलब वो खाली जगह जिसको प्रयोग में नहीं ला सकते, और रूम का मतलब वो खाली जगह जिसको प्रयोग में ला सकते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाइए, इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका क्या, चलिए अगला आता है आपका कॉस्ट और प्राइजेस पर पूछे गए क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, कई बार पूछे गए कॉस्ट को लेकर के और प्राइस को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के और प्राइस को लेकर के। चलो जी, तो अगला है आपके सामने यहाँ पर कॉस्ट और प्राइस। चलो ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट, द अमाउंट पेड बाय द मेकर ऑफ द प्रोडक्ट, मेकर ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट, प्राइस का मतलब होता है द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर नहीं, कस्टमर, पेड बाय द कस्टमर, और एक वर्ड और होता है उसको ऐड कर लो, PRIZ, और ये क्या था, PRIC, और वो क्या था, वो था कोस्ट, COST, कोस्ट। तो ये प्राइस, इसका मतलब होता है पुरस्कार, ये तो आप सबको पता है, पुरस्कार। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन हमको होने वाली नहीं है, PRIZ ये तो हम सबको पता है, PRIZ मतलब पुरस्कार होता है ना। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर आती है, PRIC प्राइस या फिर कोस्ट, इनमें कंफ्यूजन आती है। तो देखो अगर बात करी जाए COST कोस्ट की, तो कोस्ट का मतलब होता है, अगर कोई मान लो प्रोडक्ट बनाया गया, जैसे मान लो पेन बनाया गया, पेन को बनाने में मान लीजिए 10 रुपए का खर्चा आया, और अब इस पेन को मार्केट में ले जा करके 20 रुपए का बेचा जाता है, तो इसका मतलब कस्टमर जो लेने के लिए आएगा वो कितने रुपए पे करेगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा। पेन को बनाने में खर्चा 10 रुपए का आया, और कस्टमर जो पे कर रहा है 20 रुपए पे कर रहा है, तो ये 20 रुपए क्या है, ये है प्राइस, ठीक है। और मैं कहता हूं 10 रुपए जो बनाने में खर्चा आया है कंपनी का या किसी पर्सन का, वो क्या है, वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब वो लागत जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में आई है, किसी पर्सन को बनाने में जितनी लागत, किसी पर्सन को किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत लगी, वो कॉस्ट है। और उसके बाद उसको मार्केट में ले जा करके बेचा जा रहा है, तो खरीदने वाला पर्सन कितना पे कर रहा है, खरीदने वाला पर्सन कितना पे कर रहा है, वो क्या है, वो प्राइस है। तो प्राइस का मतलब लिखा हुआ अंकित मूल्य प्राइस होता है, और कॉस्ट का मतलब वो कीमत जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्च की गई है पर्सन के द्वारा या कंपनी के द्वारा, वो कहलाता है कॉस्ट। तो देख लो जरा एग्जाम्पल में वही लेता हूं जो पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट मैंने बोला आपसे क्या कि आई विल बाय अ कंप्यूटर, आई विल बाय अ कंप्यूटर, कि मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगा, लेट द प्राइस, या फिर PRIZE प्राइस, या फिर कॉस्ट कम डाउन, लेट द प्राइस कम्स डाउन, लेट द प्राइस कम्स डाउन, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये और वैसे ही एक मैंने आपसे बोला द कॉस्ट, या फिर प्राइस, या फिर प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल आइटम्स हैज गॉन अप, एक ये है। और एक इसी में है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कि द फर्स्ट प्राइज, या फिर PRIZE प्राइज विल बी गिवन टू राजेश। तो आपके सामने देख लीजिएगा 3 एग्जाम्पल लिखे हुए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया कि मुझे एक कंप्यूटर खरीदना है लेकिन पहले कीमतें कम हो जाने दो, और दूसरे में कह रहा है कि जो ऑटोमोबाइल्स आइटम है उनको
बनाने की जो कीमत है, मतलब जो ऑटोमोबाइल आइटम है उनको बनाने का, प्रोड्यूस करने की जो कीमत है वो बढ़ गई है। और अगले में मैंने कहा कि जो फर्स्ट प्राइस है वो दिया जाएगा किसको, राजेश को। तो आप कहेंगे कि यहां पर अगर मुझे कंप्यूटर खरीदना है तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, ग्राहक, मतलब एक तरीके से कस्टमर। तो मुझे अगर खरीदना है तो मुझे किस कीमत पर खरीदना होगा, जो कीमत वहां पर लिखी गई है। मान लो अगर अगर 10,000 का कंप्यूटर बनाया गया तो मुझे जो खरीदना है मुझे कितने में मिलेगा, 12, 15, 20, मतलब उससे कुछ ज्यादा में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगाना है आपको PRIC, प्राइस, ठीक है। और अगले में कह रहा है कि भाई किसी भी ऑटोमोबाइल आइटम को अगर बनाना है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का मतलब कंपनी में उसको बनाया जाएगा, जहां भी उसको बनाया जाएगा तो उसका जो प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन का मतलब वो कीमत, वो लागत जो वास्तव में उसको बनाने में लगेगी। तो यहां पर क्या लगाना है, कॉस्ट। और आप सबको पता है जहां पर Z आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, पुरस्कार। तो फर्स्ट पुरस्कार की बात हो रही है तो यहां पर आपको ये लगाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक कीमत जो होती है वो कॉस्ट होती है, और जो कस्टमर पे करता है वो क्या होता है, वो प्राइस होता है। और PRIZE, प्राइस, प्राइस क्या होता है, पुरस्कार को बोलते हैं। ऐसा ही एक अंतर पूछा जाता है, देखो आगे देखिएगा। एक अंतर है आपका कस्टमर और क्लाइंट में, पूछा जाता है कस्टमर और क्लाइंट में, इसको भी देख लो एक बार भी। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बोला कि, फर्स्ट मैंने आपके सामने बोला कि भाई एवरी शॉपकीपर शुड डील हिज क्लाइंट या फिर कस्टमर पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके सामने, 2 है कि एडवोकेट द एडवोकेट विल डिस्कस द केस ऑफ हिज क्लाइंट या फिर कस्टमर। चलिए भाई, तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले अंतर समझ लो। मैंने आपसे पूछा कि अगर कहीं पर आपको फिल करना पड़े क्लाइंट या फिर कस्टमर तो क्या फिल करेंगे। हालांकि दोनों ही क्या हैं, दोनों ही कहीं पर जाने वाले परमानेंट, हिंदी में तो खैर ग्राहक ही बोलते हैं, लेकिन ऐसे समझेगा। अगर कोई पर्सन है जो किसी भी दूसरे पर्सन से जाकर के कोई सेवा लेता है, सेवा मतलब सर्विस लेता है, तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, उसने पैसे देने के बाद में, पर्सन ने पैसे देने के बाद में दूसरे वाले पर्सन से कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं लिया, केवल उसने पैसे पे किए और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, बल्कि उसकी सर्विस ली, उसकी सेवा ली, तो ऐसे में वो क्लाइंट है। और अगर आप जाते हैं किसी दुकान पर, एक हाथ से आप पैसे देते हैं और दूसरे हाथ से क्या लेते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऐसे में क्या कहलाएंगे, ऐसे में आप ग्राहक हैं। ग्राहक मतलब क्या बोलेंगे, आप उसको कस्टमर कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने दुकान पर जाकर के 10 रुपए दिए और एक पेन आपने ले लिया, ठीक है। तो आपने एक वस्तु दी और दूसरी वस्तु को ले लिया, तो आप कौन है, कस्टमर। और अगर आप किसी भी वकील के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मेरा केस लड़िए, तो आपने पैसे पे किए और उसने आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया वकील ने, बल्कि क्या किया, उसने अपनी सर्विस दी, तो वो क्या कहलाएंगे, ऐसे में क्लाइंट कहलाएंगे। वैसे ही अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में जाने के बाद में टीचर को आप जो है फी देते हैं, और फी के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है, उसकी सर्विस मिलती है ना। तो ऐसे में क्या कहलाएंगे, आप उसके क्लाइंट कहलाएंगे। तो इसी तरीके से देख लीजिएगा। अगर मैं कहूं कस्टमर, तो बताइए जरा कस्टमर क्या है। तो आप कहेंगे कस्टमर है अ बायर, अ बायर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बाय करने वाला, पैसे देगा प्रोडक्ट लेगा। और बात करें क्लाइंट की, तो क्लाइंट कौन है, तो क्लाइंट है वन हु अवेल, वन हु अवेल्स ऑफ अ सर्विस, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सर्विस को अवेल करता है, पेमेंट करता है, और पेमेंट करने के बाद में प्रोडक्ट नहीं लेता बल्कि कोई सर्विस लेता है, तो उसको कहलाते हैं क्लाइंट। और अगर वो पेमेंट करने के बाद में प्रोडक्ट हाथ में लेता है तो वो क्या कहलाता है, वो कस्टमर कहलाता है। तो सिंपली आप देख के बता देंगे। यहां पर शॉपकीपर की बात हो रही है, तो शॉपकीपर किसी भी पर्सन से डील करेगा, तो शॉपकीपर की शॉप पर अगर कोई पर्सन आएगा तो पेमेंट देगा और उसके बदले में प्रोडक्ट ले जाएगा, तो ये कौन है, कस्टमर। आगे अगर आप कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट पेमेंट लेने के बाद में कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, बल्कि वो अपनी क्या देगा, सर्विस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लाइंट आ जाएगा। तरीके से आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है, चलिए रीजन और कॉज, इसको भी समझ लीजिए, ये भी काफी अच्छा है। रीजन और कॉज में क्या अंतर होता है, देख लो भाई, इसको भी देख लो एक बार। रीजन और कॉज में क्या अंतर होता है, ये भी देख लीजिएगा। रीजन और कॉज में क्या अंतर होता है, समझ लीजिएगा इसको भी। तो आपके सामने एक वर्ड आया, वर्ड क्या है भाई, रीजन और कॉज, रीजन और कॉज। तो चलिए पहले आप इसको समझ लो एक बार। अगर आपसे कहा किसी ने हिंदी में कि इस काम के पीछे वजह क्या थी, आपने काम क्यों किया,
तो आप कहेंगे भाई इसके पीछे ये कॉज था या फिर इसके पीछे ये रीजन था, तो वो रीजन था या कॉज था? आप खुद कंफ्यूज हैं कि भाई आप वजह को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं तो कॉज कहें कि रीजन कहें। तो चलिए ये डाउट दूर हो जाएगा आज। अगर मैंने आपसे ये कहा कि अभी बारिश आई, मैंने कहा कि बारिश, रेन, बारिश आई, तो मैं पूछता हूं कि बारिश के आने के पीछे कोई कॉज रहा होगा या फिर कोई रीजन रहा होगा? चलो इस बात को ऐसे समझते हैं। अगर मान लो ये कहा जाए कोई भी एक्शन होने वाला है या फिर हुआ, तो उस एक्शन को क्या आप रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? वो एक्शन होना या ना होना आपके हाथ में था कि नहीं था? अगर वो आपके हाथ में था, उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, उसकी वजह आप बता सकते हो कि भाई इस वजह से हुआ, तो वो कॉज नहीं, वो रीजन हो जाता है। और अगर मैं कहूं कोई काम अपने आप हो गया, उसके पीछे की वजह क्या थी या फिर उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन आप किसी को नहीं समझा पा रहे हो, तो वो फिर कॉज होता है। जैसे मैंने कहा बारिश आई, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बारिश आने के पीछे क्या वजह थी, तो आप कहेंगे बारिश आना या ना आना मेरे हाथ में नहीं था, तो ये कॉज था, ये रीजन नहीं था, ये कॉज था। और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप आज कोचिंग क्यों नहीं आए, तो आप कहेंगे कोचिंग आना या ना आना मेरे हाथ में है, तो इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे कॉज नहीं था, इसके पीछे रीजन था। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, सभी पर्सन की डेथ होती है, तो ये डेथ होने के पीछे रीजन है कि कॉज है, तो आप कहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके पीछे कॉज है, पता नहीं क्या है। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपने पत्र क्यों लिखा, पत्र लिखने के पीछे वजह क्या थी, तो ये पत्र लिखना या ना लिखना तो आपके हाथ में था ना, तो ये क्या है, इसके पीछे रीजन था। तो सिंपली समझ लो एक प्रकार के एक्शन होते हैं डूइंग एक्शन, डूइंग का मतलब जो हमें करने पड़ते हैं, जो हमारे करने की वजह से होते हैं, तो उनके पीछे कॉज नहीं रीजन होते हैं। और अगर मैं कहूं एक प्रकार के एक्शन होते हैं हैपनिंग एक्शन, हैपनिंग मतलब जो अपने आप हो जाते हैं, जिनको हम नहीं करते, प्राकृतिक होते हैं, तो उनके पीछे कॉज होते हैं। तो अगर मैं कहूं बारिश आई, तूफान आया, किसी की डेथ हो गई, किसी को बीमारी हो गई, ठीक है, या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इनके पीछे कॉज है, इनके पीछे कॉज। और अगर मैं कहूं आपने किसी पर्सन की हेल्प की, क्योंकि रीजन रहा होगा, आपने कोचिंग नहीं आए, क्यों नहीं आए, रीजन रहा होगा। जो हमारे हाथ में है, जो काम हमारे हाथ में है, उनके पीछे रीजन होते हैं, और जो काम हमारे हाथ में नहीं है, उनके पीछे कॉज होते हैं। तो देखो जरा, रीजन के साथ में एक बात याद रखिएगा, रीजन के साथ में फॉर का यूज किया जाता है, और कॉज के साथ में याद रखिएगा यहां पर ऑफ का यूज किया जाता है। तो रीजन फॉर डूइंग एक्शंस, रीजन फॉर डूइंग एक्शंस, और कॉज ऑफ हैपनिंग एक्शन, कॉज ऑफ हैपनिंग एक्शंस। तो फिर से एक बात समझ लो भाई, क्या समझना है आपको, ये समझना है कि हैपनिंग एक्शन का मतलब जो एक्शन अपने आप हो जाते हैं, उनके पीछे कॉज होते हैं, और डूइंग एक्शन मतलब जो हमें करने पड़ते हैं, उनके पीछे रीजन होते हैं। तो समझ लो अगर मैं डूइंग एक्शन की बात करूं, तो जरा मुझे बताओ डूइंग एक्शन कौन कौन से हैं जिनको हम करते हैं, क्या क्या करते हैं हम? जैसे मान लो हमने किसी पर्सन से बात की, तो बात करना या ना करना हमारे हाथ में था, रीजन रहा होगा। और अगर मैंने कहा हमने किसी पर्सन की हेल्प की, तो हेल्प करना ना करना हमारे हाथ में था, रीजन। और अगर मैंने कहा कि भाई हम एब्सेंट हो गए, हम क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, तो एब्सेंट होना ना होना हमारे हाथ में है, रीजन। और अगर मैंने कहा कि भाई हमने राइट कुछ लिखा, पत्र लिखा, एप्लीकेशन लिखी, लिखना या ना लिखना हमारे हाथ में है, तो इसके पीछे क्या रहा होगा, रीजन। मैंने आपसे कहा कि भाई हैपनिंग एक्शन, तो ऐसे एक्शन जैसे मैंने आपसे कहा रेन, बारिश आई, तो बारिश आना या ना आना हमारे हाथ में नहीं था, तो इसके पीछे कॉज रहा होगा। मैंने कहा किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो डेथ होना या ना होना हमारे हाथ में नहीं था, तो ये भी क्या है, कॉज होगा इसके पीछे कोई। किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, तो बीमारी होना ना होना हमारे हाथ में नहीं था, ये भी इसके पीछे कोई कॉज होगा, रीजन नहीं। और अगर मैंने आपसे कहा कोई भाई अर्थक्वेक आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आना ना आना हमारे हाथ में नहीं था, इसके पीछे भी कॉज था। तो बात ये समझ गए कि नहीं समझे, बताओ जरा, कि अगर कोई भी एक्शन ऐसा होता है जो नेचुरल होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, तो उनको बोलते हैं हैपनिंग एक्शन, उनके पीछे कॉज होते हैं। और अगर कोई एक्शन हमारे हाथ में होता है, हम करते हैं, वो डूइंग होता है, तो उनके पीछे क्या होते हैं, रीजन होते हैं। तो समझो जरा एग्जांपल से, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने कहा SCIENTISTS, scientists are trying scientists are trying to find out the reason या फिर cause of या फिर for death। चलो ये बता दो। और दूसरा है what is the reason या फिर cause of या फिर for your absence। चलिए
तो आप इनमें बता दीजिए मुझे एक बार। चलिए, दो एग्जाम्पल आपके सामने। मैंने फर्स्ट में कहा कि साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डेथ के पीछे की वजह जानने की। तो मैंने कहा कि अगर ये डेथ के पीछे की वजह जानना चाह रहे हैं तो क्या ये वजह हमारे हाथ में है? नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो ये जो वजह है इसको हम कॉज बोलेंगे, रीजन नहीं, ये कॉज होगा। तो यहां पर आप लगा लीजिए कॉज, और कॉज के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है। फिर मैंने कहा कि आपके कल एब्सेंस, आपके कल छुट्टी करने की वजह क्या थी? तो ये वजह, छुट्टी करना या ना करना आपके हाथ में था, तो ये वजह क्या कहलाएगा? ये कॉज नहीं है, ये रीजन है। ये क्या कहलाएगा? ये रीजन है, और रीजन के साथ में फोर आता है, तो यहां पर आपको रीजन लगाना है। तो ऐसा कोई कारण जो आपके हाथ में हो, आप उसको रीजन कहें, मतलब ऐसी कोई वजह, उसको आप रीजन कहें। और जो आपके बस की बात नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, उसको आपको कॉज बोलना है। कॉज के साथ में ऑफ लगाना है, रीजन के साथ में फॉर लगाना है। ये अंतर हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्किल और टैलेंट। कई बार क्वेश्चन पूछे गए। स्किल और टैलेंट को देख लो जरा एक बार। इसको देखो जरा एक बार। तो जैसे मैंने कहा द ड्राइवर शॉड, SHOWED, शॉड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों को आप देख करके बता दो इस एग्जाम्पल में क्या गलती है। ये एग्जाम का, SSC का पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन जैसा आया था मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया। तो आप देखेंगे द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द कार अंडर कंट्रोल, डैमेज्ड कार। तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर ड्राइवर ने किसी भी क्षतिग्रस्त कार को एक तरीके से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अच्छा उसने भूमिका निभाई। तो यहाँ पर जो ड्राइवर ने किसी कार को बड़ी ही कुशलता पूर्वक उसको वहां से बचा लिया या फिर निकाल लिया, ये ड्राइवर का टैलेंट था या फिर ड्राइवर की स्किल थी। तो ध्यान से देखिएगा, स्किल का मतलब होता है वो हमारी कोई भी, स्किल का मतलब होता है कि हमारा कोई भी ऐसा, आप किसी चीज को अगर जानते हैं तो अगर आपने उसको अर्न किया है, अर्न का मतलब आपने उसको 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद में आप उसको अर्जित किया है, तो वो कहलाता है आपका स्किल। और अगर आपने बचपन से ही आपके पास में कोई हुनर है, कोई हुनर बचपन से ही आपके पास में है, या कह सकते हैं कि बाई नेचर आपको मिला है, टैलेंटेड है आप, तो वो आपका टैलेंट कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, टैलेंट का मतलब क्या होता है? बाई बर्थ जो आपको मिला है वो टैलेंट है। और अगर आपने उसको मेहनत करके, प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस करने के बाद में आप उसने उसको अर्जित किया है, तो वो कहलाता है आपका स्किल। तो स्किल का मतलब एन एबिलिटी दैट हैज बीन acquired by स्पेशल ट्रेनिंग, बाय स्पेशल ट्रेनिंग। तो मुझे बताइए, अगर आपने कोई भी एबिलिटी स्पेशल ट्रेनिंग के बाद में पाई है, अगर आपको जो है कार चलाना आता है, तो बचपन से ही आप कार चलाने योग्य नहीं थे, पहले आप बाई बर्थ आपको वो चीज सीखी हुई नहीं मिली थी। आपने क्या किया? आपने उसको 1 महीने 2 महीने कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में तब जाकर के वो चीज आपको आई। तो इसका मतलब वो टैलेंट नहीं है। कार चलाना आपका टैलेंट नहीं है, कार चलाना आपकी स्किल है। और अगर मैं कहूं कोई पर्सन है, मान लो जैसे ये सिंगिंग ऑडिशन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो अगर कोई पर्सन है मान लो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो कई बार हमने देखा है कि भाई वहां पर जाकर के बहुत अच्छी आवाज उनकी होती है और बहुत ही सुरीली आवाज होती है, और वो 2-3 साल के अंदर ही वो अच्छा अच्छा सॉन्ग जो है वो गा लेते हैं। तो इसका मतलब वो एक तरीके से बाई बर्थ है। कुछ लोग होते हैं बाई बर्थ ही अच्छे डांसर होते हैं, कुछ लोग बाई बर्थ ही अच्छे सिंगर होते हैं। तो अगर बाई बर्थ हमको कुछ मिला है तो वो टैलेंट है, और अगर हमने मेहनत करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में उसको पाया है, वो स्किल है। तो देखो जरा, टैलेंट का मतलब होता है एन नेचुरल एबिलिटी, एन कर लो ना, ये कर लो, ये कर लो। तो ये होता है आपका ए नेचुरल एबिलिटी। तो सिंपली आप मुझे बता दीजिए कि एग्जाम्पल में क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि कोई भी ड्राइवर है, अगर वो एक डैमेज्ड कार को आसानी से निकाल लेता है, तो ये बचपन से ही या फिर बाई बर्थ तो उसने नहीं मिला होगा, उसने पूरी ट्रेनिंग करने के बाद में ये चीज सीखी होगी, ये पाई होगी कि भाई अगर एक कार डैमेज हो जाए तो डैमेज होने के बाद में उस कार को आप कैसे निकालेंगे, ये उसने 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में सीखी होगी। तो ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट होता है बाई बर्थ, ये है स्किल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टैलेंट हटा देना है और टैलेंट की जगह पर क्या लगाना है, स्किल लगाना है। ठीक है, तो ये अंतर आपने समझा होगा। टैलेंट का मतलब बाई बर्थ, और स्किल का मतलब जो आपने अर्न किया है, जो आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में उसको पाया है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर हो गए। इसके बाद में कुछ अंतर अभी बचे हुए हैं,
और नाउन का थोड़ा सा पोर्शन अभी और भी बाकी है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और मिलते हैं इसके बाद में अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।